ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एक्सरसाइज 7.1 में। एक्सरसाइज 7.1 में क्या है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, वही एक एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहा है, और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हाँ, एक बात मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर का मैं जो पीडीएफ, ये जो नोट्स बन रहा है ना, जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, इस नोट्स को मैं एज अ पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से तुम क्या कर सकते हो, सिंपली वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, लिंक मिलेगा इस इंटीग्रल चैप्टर के, किसी भी वीडियो में जाना, उसमें तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे तुम्हें लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करोगे, ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, कब? जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वही तुक्का मार के। ठीक है, देसी लैंग्वेज में बोल लो कि तुक्का मार के हमें क्या चाहिए, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमें इसका क्या चाहिए, एक एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। ये पहले 5 फंक्शंस दे रखे हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि एफ एक्स को हमने मान लिया साइन 2x। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमें इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो हम कैसे सोचेंगे, हम सोचेंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट कर दे तो क्या आ जाए, साइन 2x आ जाए। तो मेरे दिमाग में आएगा कॉस 2x। कॉस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन टाइप का आएगा, मतलब साइन 2x तो आएगा ही, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा। तो कोई बात नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, डी ऑफ डी एक्स। कॉस ऑफ 2x को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो कॉस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन 2x। पहले 2x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर 2x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2, तो हमें क्या मिल गया इसका डेरिवेटिव, -2 साइन ऑफ 2x। ये हमें मिल गया डेरिवेटिव। अब मैं क्या करूँ, साइन 2x, हमें तो साइन 2x का चाहिए, ये एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो साइन 2x को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ते हैं, ये जो -2 है ना, इसको राइट हैंड साइड पे ले आते हैं। तो हमें क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2x। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आ गया साइन 2x। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला ये जो -1/2 है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, अंदर ले जा सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, डी डी एक्स किसका, -1/2 कॉस 2x। इसका क्या मिल गया डेरिवेटिव, साइन 2x। अब तुम देखो, अगर हमने इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया ना, -1/2 कॉस 2x, इसको हमने कैपिटल एफ एक्स फंक्शन बोला, तो हमें क्या मिल गया, साइन 2x। ये स्मॉल एफ एक्स फंक्शन मिल गया। ठीक है, तो हमसे एक ही तो एंटी डेरिवेटिव बोल रहा है, तो ये एक आ गया एंटी डेरिवेटिव, -1/2 कॉस 2x। हाँ, अगर हमसे फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव पूछे तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सिंगल एंटी डेरिवेटिव में तुम क्या करोगे, इसमें तुम सी ऐड कर दोगे, तो फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज -1/2 कॉस 2x। एक आ गया हम एंटी डेरिवेटिव, यही तो हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, एक सिंगल एंटी डेरिवेटिव आ गया, ये आंसर हो गया। अब अगर तुम्हें फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव चाहिए, क्या होता है फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव, अगर फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ साइन 2x, साइन 2x का अगर हमें फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव चाहिए तो क्या होगा, -1/2 कॉस ऑफ 2x। कुछ नहीं करना है, एक c ऐड कर देना है, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, c बिलोंग्स टू r। c हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। अब फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव साइन 2x के एंटी डेरिवेटिव के फैमिली को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे इंटीग्रल, यहाँ पे लिखा साइन, यहाँ लिखा 2x और यहाँ लिखा dx। ये क्या हो जाएगा, -1/2 कॉस 2x प्लस सी। ये पूछा नहीं है, ये तो मैंने ऐसे तुम्हें बस करके दिखा दिया, पूछा नहीं है ये हमारा क्या आ गया, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव। ये पूछा नहीं, हमारा आंसर तो यहीं पे आ गया। ठीक है, अब आते हैं cos 3x में, सेकेंड पार्ट में आते हैं।
सेकेंड पार्ट में एफ एक्स क्या गिवन है हमारा, कॉस ऑफ 3x। ठीक है, अब सोचेंगे कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट कर दे तो cos 3x आ जाए। तो फिर दिमाग में क्या आएगा कि sin 3x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 3x आ जाएगा, बट कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा। तो कोई बात नहीं है, आने दो, एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको हम क्या करें, यहाँ पे डी डी एक्स निकालें। किसका डी डी एक्स निकालें, सॉरी कॉस है ना, तो साइन 3x का डी डी एक्स निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन 3x का डेरिवेटिव पहले 3x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्या होगा cos 3x। फिर 3x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा 3। तो ये क्या हो गया 3 cos 3x, ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये जो 3 है ना, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये क्या होगा डी डी एक्स ऑफ साइन 3x, ऐसे हो गया, इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3x। अब हमें पता है क्या कि कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव के अंदर ले जा सकते हैं, या अगर कोई कांस्टेंट डेरिवेटिव के अंदर है तो उसे बाहर ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, आप अंदर ले गए इसको 1/3 को, इसको अंदर, तो यहां से हमें क्या पता चला, डी टी एक्स ऑफ 1/3 साइन 3x, इसका हमें क्या मिल गया, कॉस ऑफ 3x। ठीक है, अब ये क्या हमारा, फिर वही बात, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया हमारा, एफ एक्स फंक्शन हो गया। मतलब क्या हो गया कि ये जो cos 3x का एक सिंगल एंटी डेरिवेटिव क्या मिला हमें, 1/3 साइन 3x। 1/3 साइन 3x देख लो ना, वन इस फंक्शन का हमने जो डेरिवेटिव लिया तो हमें मिल गया ना cos 3x, तो 1/3 साइन 3x एक सिंगल एंटी डेरिवेटिव आ गया। तो हमारा आंसर क्या हम लिखेंगे, देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव of cos 3x is 1/3 sin 3x। एक एंटी डेरिवेटिव आ गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर हमें पता क्या है कि फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव cos 3x के एंटी डेरिवेटिव के फैमिली को अगर हमें लिखना हो तो कुछ नहीं है, बस इसमें क्या करेंगे हम सी ऐड कर देंगे। किसके एंटी फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव को लिखना हमें, cos 3x के जो एंटी डेरिवेटिव के फैमिली को लिखना है, तो क्या करेंगे, एक जो सिंगल हमें एंटी डेरिवेटिव मिला है ना साइन 3x, उसमें कुछ नहीं बस सी ऐड कर देंगे। तो आ गया हमारा फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। cos 3x के एंटी डेरिवेटिव का फैमिली आ गया, देख लो आंसर हमारा ये है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड में क्या है हमारा कि एफ एक्स किसके इक्वल दे रखा है, ई टू दी पावर एक्स। हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो फिर हम कैसे सोचेंगे, हम ऐसे सोचेंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ई टू दी पावर एक्स आ जाए, कौन सा फंक्शन है। तो मेरे दिमाग में आएगा कि ई टू दी पावर एक्स का फंक्शन तो ई टू दी पावर एक्स ही होता है। तो अगर मैं ई टू दी पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या मिलेगा हमें, ई टू दी पावर एक्स, बट कुछ एक्स्ट्रा और आ जाएगा, 2 एक्स्ट्रा और आ जाएगा, तो कोई बात नहीं। इसके लिए क्या करेंगे हम, डी ऑफ डी एक्स, ई टू दी पावर 2x को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, पहले ई टू दी पावर 2x किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, 2 टू दी पावर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर 2x, और 2x फिर किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ हमें क्या मिल गया 2 ई टू दी पावर 2x। अब ये 2 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो गया डी डी एक्स, ये हो गया ई टू दी पावर 2x इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2x। अब ये हमारा कांस्टेंट है डेरिवेटिव के अंदर, तो क्या होगा डी डी एक्स 1/2 ई टू दी पावर 2x, ऐसे लिख लिया। यह हमें क्या मिल गया, ई टू दी पावर 2x मिल गया। अब ये देख लो, ये हमारा क्या फंक्शन हो गया, एफ एक्स हो गया, सॉरी ये कैपिटल एफ एक्स हो गया, ये कैपिटल एफ एक्स फंक्शन हो गया हमारा, इसको यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स फंक्शन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल एफ एक्स फंक्शन हो गया। ठीक है,
अब ऐसा नहीं है कि एंटी डेरिवेटिव को हमेशा कैपिटल एफ एक्स ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है। मैं इस ये हमें क्या हो गया, ये इस एफ ऑफ एक्स का हमें एक एंटी डेरिवेटिव मिल गया। तो हमसे क्वेश्चन में तो यही बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, एक ही एंटी डेरिवेटिव निकालो। तो हमारा आंसर क्या होगा, देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x इज क्या आ रहा है, 1/2 e टू द पावर 2x। ये हमारा आंसर हो गया। अगर तुम्हें बोले कि e टू द पावर 2x के फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव को लिखो, इसका मतलब क्या बोल रहा है तुम्हें, e टू द पावर 2x का इंटीग्रल निकालने के लिए बोल रहा है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव को। तो ये क्या होगा, जो हमारा एक एंटी डेरिवेटिव आया ना 1/2 e टू द पावर 2x, उसमें c ऐड कर दो। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये हो गया ना हमारा फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x, इस फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव का फैमिली। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हमें बोल रहा है ax प्लस बी होल स्क्वायर, इसको हमने मान लिया एफ ऑफ एक्स। ऐसा कौन सा फंक्शन ले, मतलब ऐसे कौन से फंक्शन को मैं डिफ्रेंशिएट करूं कि हमें क्या आ जाए, हमें आ जाए ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फिर मेरे दिमाग में आएगा क्या कि अगर मैं ना ए एक्स प्लस बी के होल क्यूब को डिफ्रेंशिएट करूं, ये अब बोलोगे कहाँ से आएगा दिमाग में, वो तो यार मतलब जितना मतलब प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। डेरिवेटिव आता है तो सिंपल सी बात है कि अगर तुमने ना डी ऑफ डी एक्स किसको डिफ्रेंशिएट किया, ए ऑफ ए एक्स प्लस बी के क्यूब को डिफ्रेंशिएट किया, तभी तो इसमें क्या होगा, 3 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे 2 पावर आ जाएगा। इसको अगर तुमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या होगा 3, पहले ये किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ए एक्स प्लस बी के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा ए एक्स प्लस बी 3 माइनस 1 2। अब ए एक्स प्लस बी फिर डिफ्रेंशिएट होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव एक्स हो जाएगा। ए एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो ए बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया 3x और ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मिल गया। तो बट हमें क्या चाहिए, यहाँ तो सिर्फ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए ना, हमें तो इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो कोई बात नहीं, जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको, सॉरी कुछ गड़बड़ किया, ये ए होगा नॉट एक्स। इसको ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में ए होगा ना, दिस इज ए, ये ए होगा। तो अब क्या करेंगे, 3a को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो हो गया 1/3a डी डी एक्स, और ये क्या हो गया हमारा ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, और ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव के अंदर जाएगा, तो क्या हो गया डी डी एक्स, ये 1/3a, ये क्या हो गया ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या मिल गया हमें ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है हमारा, एक सिंगल एंटी डेरिवेटिव आ गया किस फंक्शन का, इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स फंक्शन का। हमसे तो एक सिंगल ही एंटी डेरिवेटिव बोल रहा है, इसमें सी ऐड कर देंगे तो ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर का क्या आ जाएगा, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इज 1/3a ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। एक ही तो एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब अगर फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव की बात करने के लिए बोले कि फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव क्या है, तो फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव इसका अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर,
एक्स प्लस बी होल स्क्वायर का इंटीग्रल वो किसके इक्वल होगा 1/3a, जो इसका एक आया ना एंटी डेरिवेटिव उसमें c ऐड कर दो तो आ गया फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव। ये आ गया फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर, ये आंसर नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, साइन 2x माइनस 4e⁻3x। इसका हमें क्या चाहिए, एंटी डेरिवेटिव चाहिए। तो साइन 2x का तो तुमने फर्स्ट पार्ट में ही किया है, इसमें तो कोई ज़्यादा, फर्स्ट पार्ट में क्या देखो, साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या निकाला, -1/2 cos 2x। अब आते हैं इसका क्या एंटी डेरिवेटिव है, 4e⁻3x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो तुम ऐसे देखो कि इसको तुम ऐसे देखो, इसको कैसे मतलब हम कंफर्म करेंगे, वो ऐसे देखो। 4 ऐसा कौन सा फंक्शन है कि जिसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो 4e⁻3x आ जाए। तो तुम ऐसे पहले देखो, इसको देखो, अभी 1 मिनट के लिए 4 को छोड़ दो, अभी तुम देखो कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट कर दे तो e⁻3x आ जाए। तो वो है 1/3e⁻3x। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे ना, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आ जाएगा e⁻3x। निकाल के देख लो, ठीक है। 1/3 बिकॉज क्यों 1/3 से ये मल्टीप्लाई किया, बिकॉज e⁻3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3e⁻3x, तो 3 कैंसिल होकर e⁻3x आ जाएगा, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ना 4, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमें 4e⁻3x चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूँ इसके डेरिवेटिव में दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा 4e⁻3x। अब ये क्या बन गया, ये तो डेरिवेटिव का मतलब ये ऐसे लिखा है ना 4ddx, ऐसे लिखा है ना 1/3e⁻3x, 4e⁻3x। तो ये 4 अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 4/3, और ये क्या हो जाएगा e⁻3x का डेरिवेटिव 4e⁻3x। अब बच्चों तुम देखो इस फंक्शन को एक बार तुम डिफरेंशिएट करके देख लो तसल्ली के लिए, ठीक है, देखना ये आता है कि नहीं। 4/3e⁻3x को डिफरेंशिएट करो तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। अब e⁻3x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻3x जब तुमने 3x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर 3x को जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 3, तो ये कैंसिल होके नहीं आ गया 4e⁻3x आ गया ना, समझ में आ रही है बात। तो हमने खोज लिया बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इसका इंटीग्रल तो हमने ऑलरेडी खोज रखा है, फर्स्ट पार्ट में ही खोज रखा है। इसका क्या होगा, -1/2 cos 2x आ रहा है हमारे पास, हमने इसका जो है ऑलरेडी निकाल रखा है -1/2, देख लो ये निकाल रखा है ना हमने, -1/2 cos 2x निकाल रखा है इंटीग्रल इसका एंटी डेरिवेटिव। तो इसका क्या मिल रहा हमें, -1/2 cos 2x एंटी डेरिवेटिव। इसका क्या मिल रहा हमें, इसका मिल रहा हमें 4/3e⁻3x। तो बस हो गया। तो इसका, इस पूरे फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब क्या होगा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, मतलब ddx इसका -1/2 cos 2x का ddx निकालोगे तो वो किसके इक्वल होगा, sin 2x के इक्वल होगा, ठीक है। और तुम डेरिवेटिव निकालो किसका 4/3e⁻3x, इसका डेरिवेटिव निकालो तो ये किसके इक्वल होगा 4e⁻3x के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ तक आ रही है बात समझ में। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब करो क्या तुम, फ्रॉम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 में से अगर तुमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा ना ddx, ये क्या मिलेगा -1/2 cos 2x माइनस ddx, ये क्या मिलेगा 4/3e⁻3x, और यहाँ क्या मिलेगा sin 2x
-4 e⁻³ सॉरी। तो यहाँ तक आ रही है बच्चों बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि डेरिवेटिव को सिंगल ले सकते हैं हम लोग, ऐसे ddx कर लिया हमने, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/2 cos2x, ऐसे कर लिया, -4/3 e⁻³ ऐसे कर लिया, और ये क्या हो गया sin 2x -4 e⁻³ ऐसे कर लिया। अब ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, ये जो फंक्शन है ना हमारा कैपिटल f(x) फंक्शन हो गया, और ये फंक्शन है स्मॉल f(x). देख लो, इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये f(x) आ जाएगा। इसका मतलब इस f(x) फंक्शन का एक सिंगल एंटी डेरिवेटिव क्या मिला, ये कैपिटल f(x) मिला। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे therefore an antiderivative of किसका, sin 2x -4 e⁻³ इज क्या मिल रहा हमें, -1/2 cos2x -4/3 e⁻³। ये हमारा आंसर हो गया, ये हो गया ना हमारा आंसर। ठीक है, अब क्या है बच्चों कि ये तो हो गया हमारा सिंगल डेरिवेटिव। अगर मैं इसमें c लगा दूं तो फिर फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अगर हमें इस फंक्शन के फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव को लिखना है, इस फंक्शन के अगर हमें फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे इंटीग्रल बनाया, उसके बाद क्या लिखेंगे, sin 2x -4 e⁻³ dx is equals to -1/2 cos2x -4/3 e⁻³x। बस एक c ऐड करना होगा। तो ये क्या है, वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ f(x), जो कि हमारा sin 2x -4 e⁻³x। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन 6 to 20। 6 से लेकर 20 तक हमें क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो सिक्स नहीं, यहाँ पे अब 6 हमारा क्या हो गया स्टार्ट, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 4 e⁻³ + 1 dx। इसका हमें क्या चाहिए, इसका हमें इंटीग्रल चाहिए। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, क्या गिवन है, 4 e⁻³ + 1 dx। क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे पहले, ये तो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हमें आता है। इसको हमने लिख लिया इंटीग्रल ऑफ 4 e⁻³ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 × dx, ऐसे लिख लिया। फिर ये 4 क्या हमारा कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 e⁻³ ठीक है dx प्लस 1 × अब बच्चों यहाँ पे ना, अब एक बात को तुम लोग थोड़ा ध्यान दो। अभी इसको मैं आगे प्रूव करूँगा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना एक्सरसाइज 7.1, तो इसको आगे मैं प्रूव करूँगा। बिल्कुल मेरी बात को ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, अभी जो बताने जा रहा हूँ, इसको जो अभी बताने जा रहा हूँ उसको मैं आगे प्रूव भी करूँगा। एक्सरसाइज चैप्टर नहीं कंप्लीट होगा, एक्सरसाइज 7.1 जब कंप्लीट होगा उसके बाद मैं इसको प्रूव करूँगा। देखो क्या है,
यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनो, इसको मैं प्रूफ करूंगा इस 7.1 के बाद, जब अभी हम लोग पढ़ेंगे ना नेक्स्ट एक्सरसाइज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें मैं ये प्रूफ भी करूंगा। मान लो कि कोई फंक्शन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, मान लो कि ये इक्वल है कैपिटल ऑफ एफ एक्स प्लस सी के इक्वल है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी विदाउट प्रूफ बता रहा हूँ। तो अगर मैंने x की जगह ना, इस x की जगह मैंने क्या किससे रिप्लेस कर दिया, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया लीनियर फंक्शन इन x, लीनियर फंक्शन इन x को रिप्लेस कर दिया। मतलब किससे रिप्लेस कर दिया, लीनियर। ये लीनियर मत भूल जाना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मैंने एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी है, तो मैं इस x की जगह अगर मैं ए एक्स प्लस बी रिप्लेस कर देता हूँ डी एक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1/a एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये इंटीग्रल हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी। मतलब ये एफ एक्स का काम कर रहा है, और ये क्या किसका काम कर रहा है, माइनस एफ एक्स प्लस सी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इंटीग्रल ऑफ साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रल निकालो, सॉरी यहाँ पे dx भी होगा, dx, इसका इंटीग्रल निकालो, तो अब हमें क्या पता है, साइन एक्स का इंटीग्रल तो हमें पता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी है। अब इस x की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, 2x प्लस 3 किया ना रिप्लेस, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा। इसका इंटीग्रल निकालने के लिए तुम ऐसे देखो, सेम बस यहाँ पे x की जगह क्या करोगे, 2x प्लस 3 डाल दोगे, यहां भी तुम x की जगह 2x प्लस 3 डालोगे, बट यहां पे जो लीनियर फंक्शन में जो x का कॉफिशिएंट है उससे तुम डिवाइड भी करोगे। मतलब क्या है कि इसका होगा ये 1/2 ऐसे, ठीक है, डिवाइड कर दिया माइनस कॉस, और यहां पे x की जगह हमने क्या डाल दिया, 2x प्लस 3 प्लस सी। मतलब क्या हो गया, ये हो गया -1/2 कॉस 2x प्लस 3 प्लस सी। कोई भी अब ले लो, मान लो कि e टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, e टू दी पावर एक्स प्लस सी होता है। अब मैं बोलूं e टू दी पावर -5x प्लस 3 का ये लीनियर x की जगह रिप्लेस किया, इसका इंटीग्रल बताओ, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे e टू दी पावर लिख दो -5x प्लस 3 लिख दो, x की जगह क्या हो गया -5x प्लस 3, बट यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है -5, तो तुम्हें डिवाइड भी करना होगा -5 से, और यहाँ पे प्लस सी लिखना होगा। इसका मतलब ये आ जाएगा -1/5 e टू दी पावर -5x प्लस 3 प्लस सी, ये इंटीग्रल हो जाएगा। ये सारे जितने भी हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना, उन सारे फॉर्मूलाज के लिए एप्लीकेबल है, ये बात ध्यान रखना। लीनियर इस वर्ड को मत बोलना, इसको मैं आगे प्रूव भी करूंगा, ठीक है। अभी क्यों बताया वो तुम्हें बताने के लिए, एक तो तुम ऐसे कर सकते हो कि ये जो इंटीग्रल आ रहा है ना हमें, इंटीग्रल ऑफ 3 टू दी पावर e टू दी पावर 3x dx, इसका तुम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से क्या कर सकते हो, इसका इंटीग्रल बता सकते हो, 1/3 e टू दी पावर 3x होगा। इसको अभी हमने किया भी है, ठीक है। तो एक तो तुम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बता सकते हो कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1/3 e टू दी पावर 3x होगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रल क्या होगा, x, और एक लास्ट में कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, 4/3 e टू दी पावर 3x प्लस x प्लस सी। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। एक तो तुम ऐसे बता सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या है कि मान लो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से तुम्हें नहीं, मतलब ये नहीं समझ में आया कि 1/3 टू दी पावर 3x होगा, तो तुम उसके लिए क्या देखो, यहाँ पे देखो, हमें किसका इंटीग्रल निकालना है, e टू दी पावर x का, ये आंसर हो गया। e टू दी पावर x का क्या होता है इंटीग्रल, e टू दी पावर x प्लस सी होता है इंटीग्रल, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब हमने x की जगह क्या किया, लीनियर फंक्शन रिप्लेस किया है, क्या किया है, लीनियर फंक्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर मैं बोलूँ e टू दी पावर 3x इसका करो, तो देखो x की जगह, इसमें x की जगह 3x किया हमने रिप्लेस, और 3x किया हमारा लीनियर फंक्शन, तो सेम फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, e टू दी पावर, यहाँ भी x की जगह 3x हो जाएगा, बट जो x का कॉफिशिएंट है ना 3, उससे डिवाइड भी होगा, ये डिवाइड करना मत भूलना, और प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या, मैंने बता दिया कि यहाँ पे e टू दी पावर 3x लिखा, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ये जो फॉर्मूला भी बताया ना तुम लोगों को, ये फॉर्मूला, इसको मैं प्रूव करूंगा इस एक्सरसाइज के बाद, ठीक है, इसको प्रूव भी करूंगा।
तो यहाँ तक बात आ गई होगी समझ में। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x² dx। इसका हमें इंटीग्रल निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले तो तुम अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो मल्टीप्लाई करोगे इसको, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा x²। फिर x² को ये 1/x² से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा -1। ये तो ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लो, क्या होगा x² dx माइनस क्या होगा ये 1 × dx। अब इसमें x⁴n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या होगा ये x⁴n का फॉर्मूला अब तो याद हो गया होगा। x पे पावर क्या होगा 2+1/2+1 -1 का इंटीग्रल क्या होता है x, एक लास्ट में कांस्टेंट c ऐड कर देंगे, तो हमें फाइनल क्या मिल गया x⁵3/3 -x + c। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि ax² + bx + c dx, इसका हमें इंटीग्रल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पहले क्या गिवन है ax² + bx + c dx, तो अलग अलग कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा ऐसे ax² dx प्लस क्या होगा ये bx dx, क्या होगा ये c × dx। अब फिर हमें पता है कि इंटीग्रल से कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो a बाहर आएगा, तो ये a हो गया, और ये क्या हो गया x² dx हो गया, प्लस ये b बाहर आ गया, तो क्या हो गया x dx हो गया, और ये c बाहर आ गया, तो क्या यहाँ बचा 1 × dx बचा। a तो हमारा आ गया बाहर, x² क्या होगा 2+1/2+1, x⁴n का फॉर्मूला यूज होगा ना। अब प्लस b, इसमें भी x⁴n का फॉर्मूला यूज होगा। x पे पावर क्या है 1, तो इस पे हम क्या लिखेंगे x पे पावर 1 + 1/1+1 प्लस c। और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, 1 का इंटीग्रल होता है हमारे पास 1 का इंटीग्रल होता है x, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जगह x लिखेंगे तो ये हो जाएगा cx। अब c कांस्टेंट तो हम लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, c तो ऑलरेडी यूज है, तो कोई कांस्टेंट मान लो k, तो प्लस k डाल दो, k कांस्टेंट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। k इज ऑल्सो कांस्टेंट, यहाँ पे लिख लो वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। abc क्या हमारा पैरामीटर है, समझ में आ रही बात, abc पैरामीटर है, k को हमने कांस्टेंट मान लिया, तो हमें क्या मिल गया, ये क्या हो गया x⁵3/3 प्लस b, ये क्या हो गया x² प्लस क्या हो गया cx + k, ऐसे हो गया, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये आंसर हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। अब आ जाते हैं 9th पार्ट में। 9th पार्ट में क्या बोल रहा है, इस 9th पार्ट नहीं 9th क्वेश्चन में 2x² + e⁴x dx, इसको हमें करना है सॉल्व। तो क्या होगा ये सॉल्यूशन इंटीग्रल ऑफ 2x² + e⁴x dx, इसको मैं अलग अलग करके लिख लूँ 2x² dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e⁴x dx, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा x² dx प्लस ये क्या होगा e⁴x dx, ठीक है। e⁴x² में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर वही x⁴n का फॉर्मूला, तो क्या होगा x पे पावर 2 + 1/2+1 e⁴x का चाहे तुम डेरिवेटिव लो चाहे इंटीग्रल लो, एक ही बात है, तो ये e⁴x हो गया। अब यहाँ पे एक c ऐड कर दिया हमने, तो क्या हो गया 2, ये क्या हो गया x पे पावर 3/3 प्लस e⁴x प्लस c, इसको तुम लिख सकते हो 2/3
एक्स पे पावर 3 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये बच्चों हो गया हमारा आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रल चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है रूट एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस, और बी की जगह क्या 1 अपॉन रूट एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस 2a। ए क्या हमारा रूट एक्स और बी क्या हमारा 1 अपॉन रूट एक्स, और प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स, ये रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 2। 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर तो क्या हो गया प्लस 1 अपॉन एक्स। ऐसे हो गया। अब इसको अलग अलग कर लिया, x इंटू डी एक्स हो गया, -2 क्या हो गया। अच्छा चलो मैंने क्या किया, चलो इसको एक स्टेप, ये 2 करके डी एक्स कर लिया, प्लस ये क्या हो गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो गया। अब x का इंटीग्रल क्या होगा, इसमें x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा x पे पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस ये 2 बाहर कर लिया, तो 2 बाहर करेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा लॉग मॉड एक्स, जो ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस ऑफ सी। तो ये क्या हो गया हमारा x पे पावर 2 अपॉन 2 माइनस 2x प्लस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ये बच्चों हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, x पे पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा 5, ये क्या होगा माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर लिया, ये क्या हो गया x इंटू डी एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऐसे अलग अलग हो गया। ठीक है ना। अब जो कांस्टेंट हो सकता है बाहर उसको बाहर कर लेते हैं, एक्स डी एक्स हो गया, ये कांस्टेंट बाहर होगा तो इसको बाहर कर लिया, तो क्या अंदर बचा 1 इंटू डी एक्स। ये 4 भी कांस्टेंट है, बाहर किया तो क्या मिल गया हमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे एक्स टू द पावर -2 डी एक्स। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये फॉर्मूला लगेगा। इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स क्या होता है, ये होता है एक्स पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी वेयर n इज नॉट इक्वल्स टू -1, ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें लगाओगे तो क्या होगा एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 5, 1 का इंटीग्रल क्या होता है एक्स -4, इसको क्या लिखेंगे एक्स टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो नीचे 2 हो गया तो 1 अपॉन 2, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया प्लस 5x हो गया। और -2 प्लस 1 क्या होगा डिनोमिनेटर में -1, ये इस माइनस के साथ मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 4,
और यहाँ पे क्या होगा न्यूमरेटर में, x टू द पावर -1, तो x टू द पावर -1 को लिख सकते हो ना 1/x, तो ये हो गया क्या हमारा 1/x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हमारा। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।